आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज पर आधारित प्रमेय 6.1, जिसे कि थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है या फिर हम इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय का हम आज के वीडियो में सत्यापन करने वाले हैं और आपको यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस थेल्स प्रमेय के ऊपर आपकी प्रश्नावली 6.1, 6.2 या 6.3 के जो क्वेश्चन हैं वो इसके ऊपर आधारित हैं और बोर्ड की परीक्षा में कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आ सकता है 2 या 3 नंबर का, या फिर आप इस प्रमेय का आगे बाकी क्वेश्चन में यूज़ भी कर सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से आपको ये प्रमेय समझ में आएगी। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि ये प्रमेय बहुत मुश्किल है या इसका सत्यापन मुश्किल है या ये पूरी अच्छे से समझ में नहीं आई है। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बना हुआ है और आप इसको 100% अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रमेय 6.1, जिसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, आखिर ये प्रमेय है क्या। तो इस प्रमेय का कथन हमें दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बड़ा सिंपल सा ये प्रमेय है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, उसकी किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो कि बाकी दोनों भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो हमने रेखा खींची है, इस रेखा के कारण जो बाकी दोनों रेखाएं थी, त्रिभुज की भुजाएं थी, वो एक समान अनुपात में विभाजित होती है। डायग्राम से थोड़ा आप ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पर एक डायग्राम है त्रिभुज ABC का, और इसकी ये जो भुजा BC है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है DE, जिसने AB भुजा को D बिंदु पर काटा है, D बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, जबकि AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो इस समांतर रेखा के कारण AB भुजा और AC भुजा, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे AD बटा DB इसके बराबर होगा AE बटा EC। ये इस प्रमेय का कथन है। इसको हम गणितीय रूप में समझेंगे। पहले हम यहाँ पर मेन चीज़ें लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रमेय को सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, सारी बातें हम नोट करते हैं। तो इसका हल करते हैं हम इस प्रमेय को। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट होगा, हमें दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। ओके, ये हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है, यानी इस प्रमेय का जो मूल जो रूप है वो यही है कि DE को खींचा गया है BC के समांतर। ठीक है, और बिंदु D और E भुजा AB और AC पर स्थित है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट हमें सिद्ध करने वाला जो पॉइंट है वो लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बिंदुओं बिंदुओं ये जो AB भुजा और AC भुजा है, ये किसके द्वारा विभाजित हो रही है, बिंदु D और E। तो हम लिखेंगे बिंदुओं D व E के द्वारा भुजाएं, बिंदुओं D व E के द्वारा भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं, AB व AC समान अनुपात में विभाजित होती है, समान अनुपात में विभाजित होती है। ये हमें सिद्ध करना है, अनुपात में विभाजित होती है। ओके, ये सिद्ध करना है। तो इसका गणितीय रूप क्या होगा, विभाजन का मतलब हमें AD बटा DB, हमें AD बटा DB की जो वैल्यू है उसको किसके बराबर प्रूव करना है,
ए ई बटा ई सी के बराबर प्रूव करना है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हिंदी में जो लाइन लिखी हुई है उसका जो गणितीय रूप है वो ये है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ओके, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, जो कि हमारी इस प्रमेय के ही मेन 2 पॉइंट थे कि अगर ए बी सी त्रिभुज है, उसकी किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है जो बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो रेखा है या इसके द्वारा ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। इतना हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया। अब आती है मेन बात, हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे सिद्ध। यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम उस चीज़ को अप्लाई करते हुए सिद्ध कर दें। तो उसके लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को काम में लेना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है उसको उपयोग में लेना है, और उसके लिए हमें कुछ अलग से रचना भी करनी पड़ेगी। वो अलग अलग रचनाएं हैं, वो मैं बता देता हूँ। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है रचना वाला, वो पॉइंट हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो, रचना में हमें क्या करना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करना है। तो आप इसमें डायग्राम में देखो, त्रिभुज ए डी ई, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इसी फार्मूले को उपयोग हम करेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तो इसका आधार और ऊंचाई उसको हमने ड्रॉ करना है। अगर हम ए डी को आधार माने, हम किसको आधार मान रहे हैं, ए डी को, तो इसकी ऊंचाई इसकी सम्मुख भुजा से डाले गए लंब के बराबर होगी। सम्मुख भुजा से ये लंब डाल दिया हमने, ई से इस भुजा पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ई से ई एम लंब डाल दिया। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ओके, अब दोबारा से देखिए, अगर हम आधार ए डी के बजाय अगर ए ई ले लें तो क्या होगा, डी भुजा से लंब डालना पड़ेगा ए ई पर, आधार ए ई पर सम्मुख भुजा, सम्मुख जो शीर्ष है उससे हमने लंब डाला, तो हमें डी से लंब मिला ए ई भुजा पर डी एन। ओके, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। तो अब हम इस ऊपर वाले त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार अगर ए डी है तो 1/2 गुणा ए डी गुणा में आ जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, ई एम। ठीक है, और अगर आधार हमारे पास क्या है, डी सॉरी ए ई है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी, डी एन। ओके, यहां तक आया समझ में। अब इसका उपयोग करते हुए हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम इस पे बात करेंगे, तो जो रचना हमने एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इसमें डालने हैं। फिर हम आते हैं नीचे वाली इस वाले पार्ट पे। यहाँ पर आप देखो, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि किसी चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर हम एक ही आधार लेते हुए दो त्रिभुजों का निर्माण करें, तो उस कॉमन आधार के ऊपर जो दो त्रिभुज बने हैं उनका क्षेत्रफल सदैव समान होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम डी ई को आधार मान लें। अगर ये डी ई आधार है, ये दोनों समांतर भुजाओं में से कोई एक भुजा समांतर ले ली हमने डी ई, जो कि आधार मान के हम दो त्रिभुज बनाएंगे। तो डी ई को आधार मानते हुए हमने एक त्रिभुज ये बना लिया, त्रिभुज डी ई बी, और दूसरा त्रिभुज इधर से अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो दूसरा त्रिभुज हमारा बन जाएगा डी ई सी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ओके, अब इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करने हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार इसकी रचना के पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु डी से सम्मुख भुजा ए ई पर लंब डी एन व बिंदु ई से सम्मुख भुजा पर
सम्मुख भुजा का नाम भी लिख दीजिए, सम्मुख भुजा AD पर लंब EM खींचा, ठीक है। तथा इसके अलावा अब ये जो बिंदु D और E है इनको हमने क्रमशः किससे मिलाया है, इनको लिख देंगे, तथा बिंदुओं D व E को क्रमशः D को किससे मिलाया, C से, व E को मिला दिया B से मिलाया। ओके, यहां तक आपकी सारी बातें एकदम से अच्छे से समझ में आई होगी आपको। अब हम इसकी उपपत्ति वाला मेन पार्ट कर रहे हैं जो आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट लिखते हैं, उपपत्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें सिद्ध करना होता है। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर हम आधार ले लेते हैं AD, तो 1/2 गुणा आधार है AD और गुणा में ऊंचाई क्या होगी, EM, ऊंचाई हो जाएगी EM, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी EM। समीकरण मान लीजिए इसे 1। पुनः अब हम आधार चेंज करेंगे, हमारा आधार अब क्या रहेगा, ADE का क्षेत्रफल निकालते टाइम दोबारा से हमने लिखा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है, इसमें आधार क्या रहेगा इस बार AE इसका आधार है और ऊंचाई क्या हो जाएगी इस टाइम, अगर ऊंचाई देखें तो DN हो जाएगी, ऊंचाई DN। समीकरण नंबर 2। ओके, दोनों समीकरण किसकी है, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की है, तो दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहां से निकालेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। इन दोनों समीकरणों से हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों क्षेत्रफल तो त्रिभुज ADE के हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से बराबर लिख दीजिए इन्हें, 1/2 गुणा AD गुणा EM बराबर होगा 1/2 गुणा AE गुणा DN। 1/2 से 1/2 दोनों में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया यहां से AD गुणा EM बराबर AE गुणा DN, ये कुछ बच गया और इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ओके, अब देखो ये हमने अभी ऊपर वाले पार्ट का कर लिया। अब हम ये जो नीचे वाले जो दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ये है पहला DEB और फिर है DEC, इनके क्षेत्रफल निकालने हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा समझना है ध्यान से। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। अब आधार अगर मैं DE मानूं तो DE का आधार सम्मुख भुजा, यहाँ से ऊंचाई आएगी जो कि आपने अगर देखी जाए तो लंब डालना पड़ता है इस भुजा पर, इस भुजा पे लंब डलेगा नहीं, इसको सामने आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ लंब डलेगा, कोई और ही पॉइंट आ रहा है। अगर हम DB को आधार मान लें तो इसका ये जो पॉइंट है इस भुजा से, इस पॉइंट से हमें लंब डालना पड़ेगा जो कि ये वाली लाइन आएगी EM। तो इसी डायग्राम में आ रही है, आधार DB मानना ज़्यादा सही है, हम DB को आधार मानेंगे। अगर DB आधार है तो इसका जो शीर्ष बच गया उस शीर्ष से DB पर लंब तो नहीं डल रहा, लेकिन DB को हम आगे बढ़ाते हैं A की तरफ, तो उस भुजा पर हमें M पॉइंट पर लंब मिल गया EM। तो इसको ऊंचाई मान लेंगे और इसको आधार मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 DB गुणा EM, ठीक है। समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज, अब हम इस साइड वाले त्रिभुज को देखते हैं DEC, त्रिभुज
डी ई सी का क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार। आधार अब इसमें फिर से अगर ये आधार लेंगे तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि फिर हमें यहाँ से ऊंचाई इस तरफ निकलेगी, इसके लंब डलेगी इस भुजा के आगे बढ़ाने पर। तो हमें आधार ई सी ही मानना है। आधार जब हम ई सी मानेंगे तो ई सी आधार मानने पर इसकी जो तीसरी भुजा, तीसरा शीर्ष बच गया डी, डी से फिर हम ई सी भुजा को आगे बढ़ाते हुए इस लाइन पे ये लंब देखते हैं, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से ले लें ई सी को आधार तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एन, डी एन। ठीक है, समीकरण नंबर 5। ओके, अब यहां वो लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है, दो समांतर भुजाओं, चूंकि लगा के लिखो, चूंकि दो समांतर भुजाओं, ये लाइन लिखनी जरूरी है बच्चों। दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा DB गुणा EM बराबर DEC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 EC गुणा DN। दोनों में ही 1/2 आया हुआ है दोनों तरफ, तो दोनों से कट जाएगा आपस में। हमारे पास यहां से बचेगा DB गुणा EM बराबर EC गुणा DN, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6। अब हमने एक तो समीकरण नंबर 3 प्राप्त करी थी, एक हमने समीकरण नंबर 6 प्राप्त करी थी। बस इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से डिवाइड करने पे हमारा एक क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। अगले पेज पे हम चलते हैं और अगले पेज पे हम लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 6 का भाग देने पर, 6 का भाग देने पर, तो पहले हम समीकरण देखो कौन सी लिखेंगे, समीकरण 3। क्या है समीकरण 3, AD गुणा DM बराबर AE गुणा DN। AD गुणा EM, AD गुणा EM बराबर AD गुणा EM बराबर में क्या था, AE गुणा DN, AE गुणा EN, DN सॉरी, AE गुणा DN था, यहाँ पर AE गुणा DN। ये तो है समीकरण नंबर 3, और इससे डिवाइड करना है हमने समीकरण 6 को, तो इसके बटा में समीकरण 6 आ जाएगी। समीकरण 6 को हम लिखेंगे यहाँ से देख के, हमारे पास समीकरण नंबर 6 DB गुणा EM बराबर है EC गुणा DN, DB गुणा EM EC गुणा DN, तो इसके बटा में आएगी DB गुणा EM और इधर बटा में आ जाएगा EC गुणा DN। तो लीजिए बच्चों, ये EM से EM कैंसिल हो गया, DN से DN कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो हमने प्रूफ देना था, जिसको हमने सोल्व प्रूफ करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया इति सिद्धम। ये सिद्ध करने पे हमें हमारी जो प्रमेय थी वो प्रूफ कर दी है कि अगर कोई दो समांतर भुजाएं हैं उनको एक भुजा है त्रिभुज की, उसके समांतर कोई एक अन्य भुजा खींची गई है जो कि बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो प्रतिच्छेद करेगी जिन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं के द्वारा दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।